गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू किया था, हम लोगों ने देखा था कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कितना तरह का लैंग्वेज था हमारे पास। हम लोगों ने देखा था हमारे पास 3 था, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इन सब बातों को हम लोग ट्यूटोरियल 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात था वो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका प्रोग्राम से आउटपुट लेने तक का क्या प्रोसीजर होगा। तो हम लोगों ने कहा था एडिट करना है, कंपाइल करना और उसको एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? एक बात आप जान लीजिए कि मार्केट में बहुत सा कंपाइलर है और बहुत सा कंपाइलर फ्री भी अवेलेबल है एजुकेशन पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से नहीं। उसमें जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसमें हमारा डेव C++ हो सकता है या फिर कोड ब्लॉक्स हो सकता है। इसमें से हम किसी को भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? और आज के अब ट्यूटोरियल में हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका हम एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सूटेबल एग्जाम्पल कि उसके हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कैसे अरेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, क्या कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वेरिएबल का जनरल डिक्लेरेशन कैसे होता है और वेरिएबल के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है। तब हम लोग फिर लास्ट में देखेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में। और इस तरह से जितना भी टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं सब के बारे में सूटेबल एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन फिर से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप जितना भी एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं उसको आप कंप्यूटर पे चेक जरूर करेंगे। तो फिर आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आइए फिर आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जो जहाँ पे हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में छोड़ा था। और इस ट्यूटोरियल में आपको पीछे वाले ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा, आप बहुत आसानी से वहाँ पे आप जा सकते हैं। आइए फिर एक छोटा सा पहले आज भी एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। प्रोग्राम का जनरल फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे ऊपर वाले लाइन में हम लोग studio.h लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इंट मेन से कहानी शुरू करते हैं। हम लोग इस सब बात को पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज जरा 2 प्रिंटफ लिखते हैं हम और फिर देखते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। पहला प्रिंटफ में हमने सिर्फ लिखा हेलो और दूसरे प्रिंटफ में हमने लिखा हाउ आर यू। इसके बाद रिटर्न 0 और इसको बंद कर दिया। यह जो हमारा जो प्रिंटफ है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे हम जो भी कंपाइलर पे काम कर रहे हों, हर स्टेप हमको करना ही पड़ेगा, कंपाइल करेंगे ही, फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, हेलो, और ठीक इससे सटा हुआ आएगा हाउ आर यू। फिर से हम बोल रहे हैं, जबकि हम लोगों ने 2 अलग अलग प्रिंटफ यहाँ लिखा था, लेकिन इसका आउटपुट क्या आ गया, हेलो हाउ आर यू, और इस ओ और एच में कोई गैप नहीं होगा। अगर कोई गैप हमको चाहिए तो इस डबल कोटेशन मार्क के बाद हमको गैप देना चाहिए था या इस हेलो के बाद हमको गैप देना चाहिए था, लेकिन नया लाइन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि
प्रिंटफ जो फंक्शन है यह कभी भी न्यू लाइन इफेक्ट दे ही नहीं सकता है अपने से। न्यू लाइन इफेक्ट का मतलब हुआ कि यह अपने से लाइन को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो फिर आखिर लाइन को चेंज करेंगे कैसे हम? सवाल यह है कि ऐसा आउटपुट तो बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा है। हमने तो यह मान के लिखा था दो प्रिंटफ कि अलग अलग लाइन में हमारा आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट तो एक साथ आ गया। इसका मतलब हुआ कि हमको किसी और यूटिलिटी का यूज करना पड़ेगा और वहीं पे हम एस्केप सीक्वेंस एक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लैश एन। असल में इसी को एस्केप बोलते हैं और एन उसका एक सीक्वेंस है। यह जो स्लैश एन है इसका पर्पस है कि यह न्यू लाइन इफेक्ट हमको देगा। यह क्या देगा हमको? न्यू लाइन इफेक्ट देगा। अब आइए जैसा देखते हैं कैसे देगा। सवाल यह है कि नहीं इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। आइए इसी प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और यह हमारा पहला एस्केप सीक्वेंस होगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट भी आज हम लोग देखेंगे ताकि यह समझ में आ जाए कि आखिर मामला क्या है। मान लीजिए कि अब इस हलो के बगल में हमने स्लैश एन लगा दिया। क्लियर है? यह ऐसा वाला है स्लैश जो आपको कीबोर्ड में मिल ही जाएगा। स्लैश एन हमने यहाँ लगा दिया। अब जब इसका आउटपुट जब हम देखेंगे, देखिए जरा से यहाँ सबसे पहला तो अब डाउट यही हो रहा है कि आखिर इस डबल कोटेशन, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह जो डबल कोटेशन मार्क है इसके अंदर जो भी लिखते हैं यह हूबहू प्रिंट होता है। तो फिर आखिर यह स्लैश एन प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह स्पेशल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा? हलो प्रिंट करेगा और इस स्लैश एन के चलते अब कर्सर नीचे आ जाएगा। नीचे आकर के यह क्या प्रिंट कर देगा? आर यू। देखिए आपका पर्पस सॉल्व हो गया। फिर से हम बोल रहे हैं यह जो स्लैश एन है यह एक एस्केप सीक्वेंस है, यह स्पेशल कैरेक्टर है और यह इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर रहते हुए भी अपने आप को प्रिंट नहीं करता है, अपना इफेक्ट छोड़ता है। इसका इफेक्ट क्या है? फिर इसका इफेक्ट है कि यह न्यू लाइन कैरेक्टर देगा और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में प्लेस हो जाएगा। जबकि इससे पहले वाले में अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कि हलो के ठीक बगल में हाउ प्रिंट कर रहा था, जो कि हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट क्या था कि हम चाह रहे हैं कि हलो के बगल में हाउ नहीं आए, बल्कि हलो के नीचे वाले लाइन से हाउ आर यू प्रिंट हो। अगर हमारा यह टारगेट होता कि हाउ यहीं पे प्रिंट हो जाए तब तो खैर स्लैश एन देने की ज़रूरत नहीं थी। अब आइए जरा सा फिर देखें हम लोग, इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने इस स्लैश एन को उठाया और इस स्लैश एन को यहां डाल दिया। माने इससे पहले हम लोग कहां डाले हुए थे स्लैश एन को? यहां पे। इसका भी आउटपुट सेम आएगा। क्यों आएगा साहब? क्योंकि हलो आ गया, इसके बाद सबसे पहला चीज क्या पढ़ा? स्लैश एन। अभी तुरंत हमने आपसे कहा कि स्लैश एन प्रिंट नहीं होता है, स्लैश एन अपने इफेक्ट को छोड़ता है। और यह इफेक्ट होता क्या है? यह इफेक्ट होता है कि यह न्यू लाइन कैरेक्टर देगा और हमारा यह जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है यह एक नए लाइन में प्रिंट होगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। इसका मतलब हुआ कि स्लैश एन हम जहां चाहें लगा सकते हैं और जहां लगाएंगे हमको उसका इफेक्ट नजर आएगा, वह प्रिंट नहीं होता है। बार बार हम बोल रहे हैं, जबकि ऐसे एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यह प्रिंट होता है, जो भी बात हम लोग वहां लिख देते हैं। अब आइए जैसा हम लोग कुछ मल्टीपल स्लैश एन को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। आइए फिर इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं पहले, फिर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मान लिया कि इस बार हमने हलो के बाद स्लैश एन लगा दिया, फिर यह जो स्लैश एन है यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है, और स्लैश एन यहाँ लगा दिया और एक स्लैश एन यहाँ लगा दिया। चलिए आप ही लोग बोलिए अब क्या आउटपुट आएगा। तीन स्लैश एन हमने डाला है। आइए अब जैसा देखते हैं यह प्रिंट कैसे करेगा। सबसे पहले तो हलो प्रिंट करेगा, स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर नीचे आ जाएगा,
क्या प्रिंट करेगा, हाउ। हाउ के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, स्लैश एन, फिर से लाइन चेंज हुआ, क्या आ जाएगा, आर। आर के बाद फिर स्लैश एन, क्या प्रिंट करेगा, यू। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्लैश एन को हम जहाँ चाहें वहीं पे यूज कर सकते हैं और उसका अपना इफेक्ट देगा वो न्यू लाइन कैरेक्टर के रूप में। ठीक है, उसी तरह से आइए जरा एक और देखें, अगर हम चाहें तो प्रिंटफ में सिर्फ स्लैश एन भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको, और इस सब को हम लोग कंप्यूटर पे चाहे हम जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी में कंपाइलर बेस्ड कॉन्सेप्ट बहुत कम है और जहाँ भी होगा वहाँ हम बोलेंगे। अगर हम नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब हुआ कि चाहे हम इसको डेव C++ में रन करें या हम कोड ब्लॉक्स में यूज करें या टर्बो C++ में यूज करें या फिर हम लिनक्स के किसी वर्जन पे यूज करें, हर जगह हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए। आउटपुट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग कंप्लेन करेंगे। हम आपको यह नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, हम बोल रहे हैं कि आप उसको कंप्लेन करेंगे कि आपने जो पढ़ाया था वो सही नहीं था। कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक भी हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे हम बोलते हैं कि बाला गुरुस्वामी है, डिटेल एंड डिटेल हैं या मास्टरिंग इन C++ है। इन सब बुक में से हम कोई भी एक बुक या सभी बुक को पढ़ सकते हैं। और अगर क्लास के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अंतर अगर कहीं लगे तो हम लोग उस बुक को रेफ़र करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि यहाँ पे क्लास में कुछ और पढ़े थे और यहाँ कुछ और दिया हुआ है, और फिर हम लोग उसको देखेंगे। मान लीजिए कि इस बार हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सारे प्रोग्राम को हम लोग नोट करेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं नोट करेंगे और कंप्यूटर पे रन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैथमेटिक्स बिना बनाए नहीं हम सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बिना प्रोग्राम लिखे हुए हम नहीं सीख सकते हैं। और आप यह तय जानिए कि जब पूरा ट्यूटोरियल जब हो जाएगा सी का, तो आप निश्चित रूप से डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को भी अटेम्प्ट करेंगे। आइए अब जरा सा इसका आउटपुट जरा देखते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला हेलो। चलिए साहब, ये तो प्रिंट हो गया। स्लैश एन, कर्सर यहाँ आ गया, दूसरा स्लैश एन यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। मतलब कि हाउ कहाँ आएगा, यहाँ। 3 लाइन छोड़ने के बाद हाउ के बाद फिर स्लैश एन, यह आ जाएगा नीचे आर, इसका फिर नीचे तो आ जाएगा यू। इसका मतलब हुआ कि इस बार हम जहाँ चाहें स्लैश एन लगा सकते हैं और जैसे स्लैश एन लगाएंगे यह अपना काम करेगा। ठीक है, यह तो हो गया स्लैश एन के बारे में। अब हम लोग कुछ कॉमन और भी जो हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस जिसका हम लोग यूज करते हैं, उसको हम सिर्फ लिख दे रहे हैं। बाकी तो आपके पास है ही। पहला स्लैश एन या क्या था, न्यू लाइन इफेक्ट के लिए यूज करेंगे। इसके बाद क्या था, स्लैश टी या हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग, ये सब सिर्फ कॉमन है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि ना हम एक साउंड दें बीच में कहीं भी, तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं। या अलर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली। इस सब को हम लोग जब यूज करेंगे प्रिंटफ में, तो कोई भी प्रिंट नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं प्रिंट नहीं होगा। इसका यूज क्या होगा, तो फिर यह बैक स्लैश को ही प्रिंट कर देगा। किसको करेगा, बैक स्लैश को ही, क्योंकि डबल है तो वह करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग डबल कोटेशन मार्क को ही प्रिंट करना चाहते हैं कहीं भी, तो फिर एस्केप और डबल कोटेशन, तब यह डबल कोट देगा। हम फिर आपको बता दे रहे हैं, इसके अलावे भी बहुत सा हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं जो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन कॉमनली हम इतना ही यूज करते हैं। स्लैश एन न्यू लाइन, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, स्लैश ए अलर्ट के लिए, और डबल बैक स्लैश से बैक स्लैश आएगा, बैक स्लैश और
स्ट्रिंग का साइन डबल कोटेशन मार्क है, डबल कोट होगा। इस स्ट्रिंग के बारे में हम लोग को अलग से जब फंक्शन में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे कैरेक्टर के साथ तब हम लोग इस पे आएंगे। आइए, जैसा इनको यूज करने के लिए हम फिर से एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। बार बार हमारा यह मानना है कि जब तक आप प्रोग्राम नहीं लिखेंगे आप तय जानिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास हर हाल में उसको लिखना जरूरी है। तो आइए फिर एक क्लियर कट प्रोग्राम हम लोग लिखें जिससे कि यह पता चले कि आखिर इनमें से कुछ एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं कि इसको नोट करेंगे हम लोग। नोट करने के बाद हम लोग इसको कंप्यूटर पे निश्चित रूप से रन करा के देखेंगे और आउटपुट वही आना चाहिए जो आउटपुट हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला में है प्रिंटफ और इसके अंदर है यहाँ तो खैर लाइन हम बदल ले रहे हैं, लेकिन आप लाइन चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह गड़बड़ी देगा। कोशिश करना एक ही लाइन में या लाइन अपने से नीचे आ जाए। यहाँ पे हमने स्लैशन दिया और यहीं पे हमने लिखा आई एम फाइन। जैसे हम लिखे हैं ठीक वैसे ही आपको लिखना है। फिर हमने लिखा एक दूसरा प्रिंटफ उसी प्रोग्राम में, और उस प्रिंटफ में हमने लिखा पटना। इस बार हमने यूज किया /t को इज अ सिटी /n इन बिहार। फिर हमने इसको थोड़ा सा ध्यान से टाइप करना है। यहाँ हमने डबल बैकस्लैश दिया है और तब हमने लिखा है n इज न्यू लाइन कैरेक्टर। इसके बाद यहाँ पे हमने फिर से एक /n दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंटफ में क्या लिखा, हेलो हाउ आर यू /n आई एम फाइन। सेकंड में हमने लिखा है पटना /t इज अ सिटी /n इन बिहार। यहाँ पे डबल /n है, इज न्यू लाइन कैरेक्टर। इसको किसी पर्पस के लिए हम लोगों ने लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद हम दो प्रिंटफ ऊपर में लिख देते हैं। इसको आप लोग लेकिन नीचे ही में लिखिएगा, ऐसा नहीं हो कि फिर आप लोग भी ऊपर में लिखिएगा तो ये आउटपुट सही नहीं देगा। चलिए, मैंने अपना नाम लिख दिया। आखिर हम किसी दूसरे का नाम क्यों लिखें भाई, जब हमको लिखना ही है तो हम अपना नाम क्यों नहीं लिखें। ठीक है, और एक लास्ट प्रिंटफ है जो कि प्रोग्राम को क्या कर रहा है, बाय, और चलिए इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दें, /n बाय, और बाकी तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। चलिए इसको हम घेर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। आइए एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा, इंक्लूड studio.h। आपको मालूम है इसको लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको प्रिंटफ यूज करना, और प्रिंटफ का डिफिनीशन कहाँ रखा हुआ है, studio.h में, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इंट में पहला जो प्रिंटफ है हमने लिखा हेलो हाउ आर यू /n आई एम फाइन। सेकेंड प्रिंटफ में हमने लिखा पटना, लेकिन यहाँ पे हमने /t यूज किया है। अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कि बेसिकली /t क्या है, हॉरिजॉन्टल टैब है, या सिटी, और /n
फिर यह लाइन को चेंज कर रहा है इन बिहार, लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार बैक स्लैश यूज किया है जानबूझकर। उसके इफेक्ट को अभी खैर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इज न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर उसके बाद एक प्रिंटफ हमने लिखा सुनील कुमार, फिर हमने लिखा प्रिंटफ स्लैश एन बाय बाय। अब आइए जरा इसके आउटपुट को हम लोग समझने की कोशिश करें कि आखिर यह आउटपुट क्या देगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट को ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए पहला जो लाइन जो लिखा हुआ है आपको मालूम है वो तो आएगा ही, हेलो हाउ आर यू। क्लियर है? इसका लाइन चेंज होगा। लाइन चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा? आई एम फाइन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहाँ फाइन आ रहा है आई एम फाइन, ठीक इसके बगल में आ जाएगा पटना। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत कि प्रिंटफ के पास यह कैपेसिटी नहीं है, प्रिंटफ के पास यह कैपेसिटी नहीं है कि वह लाइन को चेंज कर सके। पटना के बाद यह क्या करेगा, यहाँ जरा सा देखिए जरा ध्यान से। पटना के बाद यह एक टैब के बराबर जगह लेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा उसी लाइन में इज अ सिटी। इसके बाद स्लैश एन, लाइन चेंज होगा और नए लाइन में क्या प्रिंट करेगा? इन बिहार, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे 2 बार बैक स्लैश है, एक बार बैक स्लैश इसको कैंसिल करेगा, लेकिन अब इस बार यह स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा। यह एक नया कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको एस्केप सीक्वेंस को ही अगर प्रिंट करना है किसी पर्पस के लिए तो हम लोग को 2 बार इसको यूज करना पड़ेगा। हमने 2 बार यूज किया, क्या आ गया? स्लैश एन, लेकिन लाइन चेंज नहीं हुआ। यह सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आ जाएगा, इज न्यू लाइन कैरेक्टर, इज न्यू लाइन कैरेक्टर। आइए जरा इतना को हम फिर से बोल दे रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, एक लाइन में है बैक स्लैश एन, लाइन चेंज हुआ, आई एम फाइन। फाइन के बाद न तो यहाँ स्लैश एन था न तो यहाँ स्लैश एन है, इसीलिए पी यहीं पे सटा हुआ आ जाएगा, इसका स्लैश टी। यह जो है एक टैब के बराबर स्पेस लेगा खुद ब खुद इस एस्केप सीक्वेंस के चलते। इज अ सिटी, इसके बाद स्लैश एन, लाइन चेंज होगा इन बिहार, इसका बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन के बाद क्या हो जाएगा? यह प्रिंट कर देगा बैक स्लैश एन इज न्यू लाइन कैरेक्टर। क्लियर है? इसके बाद वहाँ पे स्लैश एन है, लाइन चेंज होगा, उसके बाद आ जाएगा सुनील कुमार। अब आप वहाँ जानबूझ के हमने 2 बार बैक स्लैश दिया था। इसके बाद आप देखिएगा सुनील कुमार के बगल में एक बैक स्लैश आ जाएगा। इसी को समझने के लिए हमने यहाँ दिया था। इसके बाद लाइन को चेंज करेगा और क्या प्रिंट करेगा? यह बाय और बाय। आइए एक बार और इसके आउटपुट को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ हेलो हाउ आर यू, प्रिंट किया, स्लैश लाइन चेंज हुआ, आई एम फाइन। फाइन के बाद ई के बाद न तो वहाँ स्लैश एन है न तो यहाँ स्लैश एन है, इसलिए पटना उसके ठीक बगल में आ जाएगा। स्लैश टी एक टैब के बराबर स्पेस लेगा, इज अ सिटी, इसका स्लैश एन, लाइन चेंज हो जाएगा, उसका इन बिहार यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने डबल दिया था एस्केप। डबल एस्केप का मतलब हुआ कि यह स्लैश एन अपने आप को प्रिंट करेगा और यह लिखेगा कि इज न्यू लाइन कैरेक्टर, और स्लैश एन लाइन को चेंज करेगा, इसका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सुनील कुमार, बैक स्लैश, उसका स्लैश एन, लाइन चेंज होगा, इसका बाद आ जाएगा बाय बाय। अब हमको लगता है कि एस्केप सीक्वेंस को हम लोग बिल्कुल पूरी तरह समझ गए हैं, और इसके बाद अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में हमें नहीं लगता कोई डाउट हम लोगों को होना चाहिए। और किसी भी एस्केप सीक्वेंस को जब हम लोग लिखेंगे तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस के बाद वह अपने आप को
प्रिंट नहीं करके वह क्या करेगा, अपने स्पेशल इफेक्ट को छोड़ेगा और उसके बाद अगर हम डबल डाल देंगे तब वह अपने आप को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में जो कि वेरिएबल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग आज के अगले टॉपिक यानी वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल को समझने से पहले हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं ताकि वेरिएबल के जनरल सिग्निफिकेंस को हम लोग समझ सकें। हमने बार बार आपसे कहा भी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से मैथ में बिना मैथ बनाए हुए हम नहीं समझ सकते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिना प्रोग्राम टाइप किए हुए, बार बार हम बोल रहे हैं, किताब पढ़ने से, ट्यूटोरियल सिर्फ देखने से हम नहीं समझ पाएंगे। हमको उसको कंप्यूटर पर टाइप करके महसूस करने का कोशिश करना ही पड़ेगा। अब आइए वेरिएबल्स के बारे में, अब एक छोटा सा प्रोग्राम पहले हम लिख रहे हैं। जहाँ भी डाउट लगे व्हाट्सएप वाले नंबर पे हम लोग अपना डाउट लिख सकते हैं। हमारा पर्पस यह है कि जो लोग भी इसको सीरियसली कर रहे हैं उनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ताकि बाद में अगर उनको कुछ और अगर टॉपिक अगर पढ़ना हो या आगे का कोई और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना हो तब उनको काफ़ी फ़ायदा हो। आइए पहले इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं, फिर हम इसके हर लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। num1 इक्वल टू 80, num2 इक्वल टू, आइए जैसा देखते हैं हम लोग, num2 इक्वल टू 100। इसके बाद हमने लिखा सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हमने यहाँ पे कुछ प्रिंटफ का यूज किया है। आइए जैसा देखते हैं हर उस प्रिंटफ का क्या सेंस है। हमने लिखा प्रिंटफ और हमने यहाँ पे लिखा %d, फिर से एक और %d, फिर एक और %d, और खैर इस पर हम लोग तो खैर बाद में आएंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, /n, और num1, num2 और num3। ठीक है, इसके बाद इसको हम बंद कर रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करें तो खैर कंपाइल तो कर ही जाएगा, आपको मालूम है, कंपाइल करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में बनेगा, मशीन कॉम्पैटिबल लैंग्वेज में चेंज होगा ताकि मशीन इसको समझ सके, और मशीन आज भी अल्टीमेटली 0 और 1 ही समझता है। अब जैसे आपने लिखा इंट num1, num2 और सम, असल में हमारा टारगेट क्या था? टारगेट यह था कि हम 2 वैल्यू स्टोर करने के बाद एक सम, उसका सम निकालना चाहते थे। यहाँ पे num3 नहीं होगा, यहाँ सम होगा, क्योंकि num3 तो हमारे पास कोई एंटिटी है ही नहीं, इसलिए यहाँ सम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जैसा हम लोग देखें कि कंप्यूटर में क्या होगा। फिर मेमोरी में 3 स्पेस बनेगा हमारे पास। पहला क्या बनेगा? num1, दूसरा num2 और तीसरा सम। यह कोई आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। मान लीजिए कि हमने कहा कि आप 2 नंबर लीजिए और आप उसका सम प्रिंट कीजिए, तो आपका नेचुरल क्वेश्चन क्या होगा कि पहला नंबर क्या है? हमने कहा पहला नंबर है 80। आपको मालूम है कि वो आपके ब्रेन के सेगमेंट में जाके स्टोर होगा। फिर आप बोलिएगा कि सेकंड नंबर क्या? हमने कहा कि 100। यह भी हमारे ब्रेन के किसी सेगमेंट में जाके स्टोर होगा, उसके बाद हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद तब वह बताएगा कि नहीं उसका सम क्या है, 180 है।
सेम यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में भी है, क्योंकि हमको अब 3 स्पेस चाहिए। पहला स्पेस क्या है, num1, दूसरा num2, तीसरा सम, ताकि हम 2 नंबर को स्टोर करें और बाद में दोनों के सम को हम तीसरे मेमोरी पे स्टोर कर दें। अब क्या होगा, num1, num2 और सम, यह तीनों आ गया। लेकिन आखिर यह क्या है, फिर मान लिया num1, num2 और सम यह तो मेमोरी का स्पेस हो गया, लेकिन यह इंट क्या कर रहा है यहाँ, असल में है क्या कि यह बिल्कुल उसी तरह का केस है। आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई आदमी एक ज़मीन अगर लेता है, तब उसको नगर निगम को यह इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आखिर वह वहाँ अपार्टमेंट बनाएगा, या वो अपने रहने के लिए घर बनाएगा, या वह चिड़ियाखाना खोलेगा, या फिर क्या करेगा। इसका मतलब हुआ कि उसके नेचर को पहले आपको आइडेंटिफाई कराना पड़ता है, कि ताकि नगर निगम यह समझ जाए कि इस ज़मीन में यही चीज़ बनेगा, और इसके लिए जो फंडामेंटल जो ज़रूरत होगा वह कैसे कंप्लीट होगा, इस पे फिर चर्चा होने लगता है। उसी तरह से अगर आप लिख देते हैं इंट, खैर इसके अलावे भी बहुत सा चीज़ है हमारे पास, लेकिन अगर हम इंट लिखते हैं तो हम इसी तरह का नंबर स्टोर कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहिए कि हम स्टोर कर दें 80.05, तब यह सही काम नहीं करेगा। फिर आके 80.05 वाले पर फिर क्या करेंगे, उसके लिए खैर हम लोग बाद में आएंगे जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तब। लेकिन अगर इंट है तो निश्चित रूप से इसी तरह का वैल्यू बिना फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है, मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास मेमोरी के अंदर 3 स्पेस हुआ, num1, num2 और सम। इन तीनों में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंट टाइप का। और इंट का मतलब क्या है, ऐसा वैल्यू जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। तो सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब यहाँ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यह फिर से कहाँ चला गया, सम में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक मेमोरी स्पेस यहाँ बना हुआ है। क्लियर है। अब आइए जरा सा हम लोग देखें कि इसके बाद हमारे आउटपुट पे क्या क्या आएगा। तो आपने यहाँ लिखा प्रिंटफ, या जो %d है, बेसिकली ऐसा कोई भी स्पेस जो इंट टाइप का, अगर हम चाहते हैं वहाँ से वैल्यू को फेच करें, वहाँ से वैल्यू को फेच करें, तब हमको %d यूज करना पड़ेगा। यह जो पहला जो %d है यह करस्पॉन्ड करेगा num1 को, और %d भी अपने आप को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वह num1 को मेमोरी में सर्च करके उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ लिख देगा, यानी कि प्रिंट करेगा। सेकंड जो %d है यह करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, num2 को, तो फिर num2 का क्या वैल्यू है, 100। और थर्ड वाला किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सम को, और उससे पहले हमारा वैल्यू क्या आ चुका है, 180। क्लियर है। मुझे लगता है कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने किया क्या है, सिर्फ कि यहाँ पे लिख दिया num1, num2, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, और इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को फेच कर लिया। हमने कहा यह जो %d है यह ग्रामर है, और हम पहला ही दिन आपको समझा चुके हैं कि ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन खड़ा नहीं हो सकता है कि आखिर हम %d ही क्यों लिखें। यहाँ पे हम कुछ %z या फिर % उस तरह का जो मन करे, %p, q, r, s, t को जो मन करे लिख दें, यह संभव नहीं है। यह बिल्कुल फिक्स है जिसका कि हमको इस्तेमाल करना हो सकता है % की जगह पे और भी कुछ हो ऑल्टरनेटिव, उसको खैर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी बस यही समझना है कि ऐसा कोई भी मेमोरी स्पेस, जो मेमोरी स्पेस इंट टाइप के डिक्लेरेशन के साथ किया गया है, अगर उसके वैल्यू को फेच करना है तो हमको %d यूज करना पड़ेगा। और पहला %d पहला को, दूसरा को, तीसरा को, अगर हम इस %d को यहाँ अगर सम अगर लिख देते तो सबसे पहले सम का वैल्यू ही प्रिंट होता, उसका सीक्वेंस यहीं से डिसाइड होगा। अब आइए कुछ और फ्रैगमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में हम लोग कुछ और लाइन लिख करके देखेंगे, ठीक है। आइए जैसा देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम इसी में इसको हम छोड़ दे रहे हैं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी में हम लोग ऐड करके देखेंगे प्रोग्राम में रिटर्न 0 के ऊपर, ठीक है। इंट मेन तो आपको लिखना ही पड़ेगा,
रन करने के लिए। ठीक है, आइए जैसा इसको हम लोग, या फिर इंट मेन हम यहाँ लिख ही दें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0, और इसी बीच में हम लोग लिख के जरा सा देखेंगे कि आखिर इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, एक प्रिंटफ का इफेक्ट हम लोग पहले देख ही चुके हैं। अब आइए एक और प्रिंटफ हम यहाँ लिखते हैं इसी प्रोग्राम में। हमने यहाँ लिखा प्रिंटफ, और उसी के बीच में लिखेंगे ताकि हमको यह बिल्कुल समझ में आ जाए कि आखिर क्या उसका पर्पस इसी प्रोग्राम में, जिसको हम लोग फ्रैगमेंट बोलते हैं। या जो भी लाइन हम लोग लिख रहे हैं ऊपर वाले में ही हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि यह समझ में आ जाए। आइए ऊपर वाले ही प्रोग्राम में हमने पहले प्रिंटफ के बाद एक दूसरा प्रिंटफ डाल दिया कि प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ सम इज %d, इसके बाद एक स्लैशन डाल दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया सम। दूसरा वाले प्रिंटफ में हमने डाल दिया प्रिंटफ %d is the value of num2 and the value of num1 is %d /n num2 और num1। फिर प्रिंटफ और यहाँ पे हमने डाल दिया %d is the value of sum and the value of num2 is इक्वल टू, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ चूँकि बोर्ड का साइज छोटा है इसलिए हम नीचे वाले लाइन में आना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कंप्यूटर पे कि अपने से लाइन रिटर्न करके नहीं करना है। अगर अपने से लाइन वहाँ भी चेंज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 लाइन उसी प्रोग्राम में पहले वाले प्रिंटफ के नीचे लिख दिया। बार बार हम बोल रहे हैं पहले वाले प्रिंटफ के नीचे, लेकिन रिटर्न 0 के ऊपर। पहला लाइन हमने लिखा द वैल्यू ऑफ सम इज %d सम। आप जानते हैं इसका जो आउटपुट जो आएगा पहला वाले का, उसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले लाइन का कि द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू। अब आप बोलिए कि यह क्या करेगा, यह जो % है कोरस्पॉन्ड करेगा सम को, और सम का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल क्या चुके हैं 180। कोई डाउट
इसमें नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि चूंकि डबल कोटेशन मार्क में जो भी बात हम लिख देंगे वो बात निश्चित रूप से प्रिंट करेगा। तो हमने लिखा द वैल्यू ऑफ सम इज %d सम। सेकंड वाला जो लाइन है पहले ही %d लिखा हुआ है, तो यह %d किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, num2 को। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ जो %d है यह करस्पॉन्ड किसको करेगा, num2 को, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, %d इज द वैल्यू ऑफ num2 एंड द वैल्यू ऑफ num1 इज। इसको आप जैसे चाहिए अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको %d मिलेगा यह यहाँ से उठेगा और यहाँ चला जाएगा इस डबल कोटेशन मार्क के बगल में। जब हम लोग प्रिंटफ के बारे में आएंगे अलग से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तब हम लोग फिर इसके फॉर्मेट को फिर देखेंगे कि आखिर इसको लिखने का क्या तरीका। लेकिन अभी यही है, डबल कोटेशन मार्क यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया, इसके बाद हमको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद मेमोरी स्पेस का नाम लिख देना है। तब यह सेकंड जो प्रिंटफ यह क्या आ जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ num2, और यह जो %d है किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, num2 को, और num2 का वैल्यू क्या है हमारा 100, तो आ जाएगा 100 इज द वैल्यू ऑफ num2। इसके बाद फिर लिखा हुआ एंड, तो इस समय तो कोई सिस्टम दिमाग लगाएगा नहीं, एंड द वैल्यू ऑफ num1 इज के बाद है। यहाँ पे अब हम लोग आ गए। अब यहाँ पे यह जो %d या किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, num1 को, तो फिर num1 का क्या वैल्यू है साहब आपके पास 80 है, तो फिर यहीं पे क्या आ जाएगा, इज 80। ठीक है, अब आ गए हम लोग इस प्रिंटफ में। यहाँ पे आपने लिखा %d इज द वैल्यू ऑफ सम, आप लिख रहे हैं सम, लेकिन यहाँ पे आप दे रहे हैं num1। सिस्टम इस बात को कंसीडर नहीं करता है कि आपने मैसेज में क्या लिखा है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं %d इज द वैल्यू ऑफ पटना, अगर यहाँ num1 होगा तब यह num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे %d मतलब करस्पॉन्ड कर रहा है num1 को, और पहला वैल्यू क्या है 80, तो 80 इज द वैल्यू ऑफ sum and the value of num2 is, चूंकि यह %d है यहाँ पे, यह करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, num2 को। इस बार बिल्कुल सही काम करेगा, तो num2 के बाद इक्वल टू का भी साइन है, तो आ जाएगा 100। आइए इन तीनों को एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा कि यहाँ प्रिंट करके द वैल्यू ऑफ सम इज, यह जो %d है करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, सम को, तब यह लिखेगा सम यानी कि 180। सेकंड में हमने कहा कि %d इज द वैल्यू, यह जैसे %d लिखे कि फिर num2 को करस्पॉन्ड करेगा, तो आगे 100 इज द वैल्यू ऑफ num2 एंड द वैल्यू ऑफ num1 इज 80। क्लियर है। फिर आ गया %d इज द वैल्यू ऑफ सम, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सम जरूर, लेकिन यह किसको कर रहा है, num1 को, इसीलिए यह प्रिंट भी क्या करेगा 80 इज द वैल्यू ऑफ सम एंड द वैल्यू ऑफ num2 इज 100। क्लियर है। अब आ जाइए हम लोग वेरिएबल के बारे में कुछ और बात अब डिस्कस कर लें। यह एक प्रोग्राम था, इसको हम लोग रन करके देखेंगे। इफेक्ट इसका वही आना चाहिए जो कि इसके आउटपुट में है। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो बात हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं सेम वही चीज़ आना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से या फिर गलत माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता। अगर कोई भी अगर टीचर या कोई भी बुक यह बोले कि भाई कंप्यूटर पे ही आउटपुट गलत आ रहा है, तो मेरे समझ तो बहुत जेन्युइन स्टेटमेंट नहीं है। कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता है, गलत हम लोग हो सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है।
अब जो यह जो हमारा वेरिएबल है, अब हम लोग इस पे जैसा डिस्कस करें इसके हर पॉइंट को। पहला जो पॉइंट है इसका यह है कि यह क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, माने इसका अपना एक नाम होगा। जैसे हमने कहा, जरा हम एक लिख भी दें, इंट num1, तो इसका अपना एक नाम होगा num1। सेकंड में है कि अगर हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को यूज करना चाहते हैं तब उसका डिक्लेरेशन जरूर होना चाहिए। माने हम लोग बोल सकते हैं कि इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, नहीं तो सिस्टम यह समझेगा ही नहीं कि हम किस स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपको वेरिएबल क्या था, num1 num2 और सम। अगर कोई आदमी वहाँ लिख दे पटना तो निश्चित रूप से एरर देने लगेगा कंपाइलर, क्योंकि जब कोई स्पेस ही नहीं है तो आखिर उसका यूज कैसे हो रहा है। थर्ड में इसका जो जनरल जो सिंटैक्स होगा वह होता है कि उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट कम से कम। ऐसा खैर आगे चल के हम लोग देखेंगे एक और चीज़ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन जब तक वह नहीं आ रहा है तब तक हम लोग यही मानेंगे कि इसमें दो चीज़ जरूरी है, var1 var2 अप टू var_n। ठीक है, यही इसका जनरल है जो कि यहाँ लिखा हुआ भी, इंट हो गया डाटा टाइप और num1 हो गया उसका नाम, क्योंकि पहला ही में था कि यह एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होगा और यह इसका डिक्लेरेशन जरूरी है। जनरल सिंटैक्स यहाँ यही हुआ है। ठीक है, अब आ गया चौथा पॉइंट। अब सवाल यह है कि यह जो डेटा टाइप है यह क्या क्या डिसाइड करता है। तो यह सबसे पहले डिसाइड करता है कि इसका मेमोरी साइज क्या होगा, इसका मेमोरी साइज क्या होगा। जैसे आपने लिखा इंट, अगर हम 16 बिट पे अगर काम कर रहे हैं तो इसको मिल जाएगा 16 बिट मेमोरी के अंदर। खैर और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसको हम लोग फिर डेटा टाइप के अंदर जब आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यह डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा। जैसे यहाँ अगर हमने लिखा इंट num1 तब इसको 16 बिट या फिर 2 बाइट मिलेगा, या किसी किसी मशीन पे 4 बाइट भी होता है। कब होता है, किस सिचुएशन में होगा, इसको खैर जब हम लोग आएंगे तब हम लोग देखेंगे। दूसरा में यह डिसाइड करता है नेचर ऑफ वैल्यू। यह सब कौन कर रहा है, तो फिर डाटा टाइप। नेचर ऑफ वैल्यू का जैसा कि हमने कहा कि num1 के अंदर कोई अगर फ्रैक्शनल पार्ट में अगर वैल्यू को लेने की कोशिश करे तब यह ठीक ढंग से नहीं काम करेगा, क्योंकि सी का एक जनरल कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। माने अगर आपने गार्बेज दिया तब वह आपको भी क्या लौटाता है, तो आपको भी वह गार्बेज ही वापस कर देता है। ठीक है, इसके बाद है सी में रेंज ऑफ वैल्यूज। सी में क्या हो गया, रेंज ऑफ वैल्यूज हो गया। ठीक है, यह जो रेंज ऑफ वैल्यूज होगा, जैसे अगर इंट है और 16 बिट अगर मशीन है तो इसका रेंज दिया हुआ है 32768 प्लस 32767। और क्या क्या रेंज है हमारे पास इस पर खैर जब हम लोग आएंगे तब हम लोग देखेंगे। अगर कोई आदमी यहाँ अगर लिख देता है num1 इक्वल टू 40,000 तब यह निश्चित रूप से सही काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कितना वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते थे, 32767 तक ही कर सकते थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यह रेंज को भी डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग फिर से आज के लास्ट टॉपिक पे आ जाएं, जहाँ की हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड और आइडेंटिफायर। लेकिन इसके बारे में एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, वेरिएबल एक बराबर एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जिसका अपना एक नाम होगा। यह
डिक्लेयर्ड होना चाहिए। इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, तो डेटा टाइप var1 var2 अप टू var n, और यह जो डेटा टाइप है यह क्या क्या बात डिसाइड करता है, तो मेमोरी साइज क्या है, नेचर ऑफ वैल्यू क्या है, और रेंज ऑफ वैल्यू क्या है। जैसे हमने कहा कि अगर इंट होगा तो फिर 16 बिट या 2 बाइट, और फिर नेचर ऑफ वैल्यू इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कोई आदमी अगर num1 इक्वल टू 50.75 लिख दे तब यह काम नहीं करेगा। और रेंज ऑफ वैल्यूज़ माने कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू यह स्टोर करेगा। अब आइए आज के लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करें। हमने आपसे बार बार कहा है कि जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इसको आपको हर हाल में बिना किसी इसके टाइप करके आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से यह फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप रटिएगा, और रटने से आप कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आइए अब जैसा देखें, अगला हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। एक बात आप जान लीजिए कि सी में आप जो भी टोकन या जो भी वर्ड लिखते हैं वह दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कीवर्ड होगा नहीं तो आइडेंटिफायर होगा। जैसे अगर कोई आदमी यहाँ एक स्टेटमेंट अगर लिखता है इंट num1, तो यह जो इंट है बेसिकली यह हमारा एक कीवर्ड है। कीवर्ड का क्या सेंस है अभी खैर हम लोग आएंगे। और यह क्या है, num1 है जो आइडेंटिफायर है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। असल में यह जो कीवर्ड है यह रिजर्व वर्ड होता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने किसी खास पर्पस के लिए रिजर्व करके रखा गया है। अगर हम चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने तरफ से कोई मीनिंग हम लोग दे सकते, माने अपडेट नहीं कर सकते। यह जो आइडेंटिफायर है बेसिकली यह यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को नाम देने का एक तरीका है। जैसे हमने कहा कि हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम होगा num1। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमको फ्रीडम है, हम जो मन करे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। और बराबर हम बोलते भी हैं इसको समझाने के लिए कि हमारे सोसाइटी में भी, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सा ऐसा कीवर्ड है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, जिसको जनरली समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बराबर दिया करते हैं कि जैसे लड्डू एक मिठाई का नाम होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अपना ही नाम रख लेता है। अब आप मान लीजिए कि हम होटल में गए, वहाँ लड्डू भी है और लड्डू भी है, तब उस केस में कन्फ्यूजन शुरू होगा। तो खैर हम लोग का ब्रेन फास्ट है, हम लोग वहाँ आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आखिर हम किस लड्डू की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ अगर इंट का एक जनरल पर्पस अगर दिया गया है तो हमको यूज करने के लिए उसी जनरल पर्पस में ही उसका यूज करना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि उसके यूज को हम चेंज कर दें या उसको हम एक स्पेशल मीनिंग दें, या पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले कीवर्ड क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। मतलब साफ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको अपने काम के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड में इसका किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, अपडेशन या कुछ मीनिंग निकाल लेना, ये सब पॉसिबल नहीं है। थर्ड में अगर हम लोग C89 जो एक वर्जन है C का, अगर हम लोग इसको अगर कंसीडर करें तो हमारे पास 32 कीवर्ड्स, और यह जितना भी कीवर्ड दिया गया है सब का सब लोअर केस में। चलिए कम से कम यहाँ एक आराम हो गया कि हमको याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई लोअर केस में है कि अपर केस में। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि पुराने वाले C में जितना भी कीवर्ड दिया गया सब का सब लोअर केस में। लेकिन यह जो अपर जो वर्जन आया C99, इन लोगों ने कुछ एडिशनल कीवर्ड को यूज कर दिया। उसका नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। पहला था बुल, अंडरस्कोर बुल, तीसरा है
अंडरस्कोर, इसको हम लोग निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। इमेजिनरी, इसके अलावा हमारे पास था रेस्ट्रिक्ट, इसके बाद था अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, इसके बाद हमारे पास था इनलाइन। इतना जो कीवर्ड था यह बेसिकली इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। किन्होंने किया साहब? तो किया C99 वालों ने, और उन्होंने कहा कि भाई हम इस एडिशनल को भी यूज करेंगे। तो किस कंपाइलर पे यह यूज होगा? जो कंपाइलर C99 को फॉलो करेगा, नहीं तो फिर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए जरा हम लोग देख लें आइडेंटिफायर्स के बारे में। यह जो आइडेंटिफायर्स होगा यह बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? यह कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का, इसके बाद यह डिजिट हो सकता है इसमें, और अंडरस्कोर होगा। यह तीन चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेटर में दोनों लेटर बराबर, ध्यान रखिए, लोअर केस भी और अपर केस भी दोनों अलाउड है। डिजिट में 0 से लेकर के 9 तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि जो हमारा पहला लेटर होगा किसका? आइडेंटिफायर का, वह कभी भी डिजिट नहीं हो सकता है। अंडरस्कोर हो सकता है और लेटर भी हो सकता है। लेटर मतलब जो भी है। तो आइए जैसा कुछ हम लोग लिख लें कि वैलिड आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो वैलिड वाले में हम लोग लिख सकते हैं रोल, कैपिटल अलाउड है, अंडरस्कोर नम। सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं अंडरस्कोर एप्पल, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद रोल नंबर 1 हम लोग बाद में लिख सकते हैं, या एज अ सेकंड हम लोग उसको लिख सकते हैं R1OLL, इसका नंबर, यह भी अलाउड है। इसके बाद अगर हम चाहें तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, बशर्ते कि वह रूल फॉलो होना चाहिए, और फिर num1 तो होगा ही, जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि जो आइडेंटिफायर होगा वो एक कॉम्बिनेशन होगा लेटर का, डिजिट का और अंडरस्कोर का। इसमें लेटर लोअर केस भी अलाउड है, अपर केस भी अलाउड है, डिजिट में 0 से 9 तक अलाउड है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ का रेस्ट्रिक्शन है कि यह इसका जो पहला जो लेटर होगा वह कभी भी डिजिट नहीं होगा। क्लियर है? जैसे वैलिड में हमने यहाँ पे लिख दिया, उसी तरह से अगर कोई आदमी इनवैलिड अगर बोले तो भाई इनवैलिड में क्या क्या हो जाएगा उसको जैसा हम लोग लिख लें। इनवैलिड आइडेंटिफायर में अभी तुरंत हम लोग बोल रहे थे कि भाई 3 ही तरह का कैरेक्टर यूज किया जा सकता है। तो फिर इनवैलिड में क्या क्या हो जाएगा साहब? तो इनवैलिड में हो जाएगा, पहला तो इनवैलिड हो गया क्या? रोल और हाइफन अलाउड नहीं है, बराबर ध्यान रखना है। या रोल या स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्पेस भी अलाउड नहीं है। इसके बाद अगर कोई आदमी अगर लिखना चाहे इनवैलिड में 5 रोल नम, यह भी अलाउड नहीं है। और या स्पेशल कोई भी कैरेक्टर जैसे रोल नम $, यह भी अलाउड नहीं है। इसके बाद चूँकि कीवर्ड अभी तुरंत हम बोल रहे थे कि कीवर्ड का अपना पर्पस है, कीवर्ड हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, इसलिए अगर कोई आदमी यहाँ का लिख देता है इंट कैर, क्योंकि कैर एक कीवर्ड है इसलिए यह भी अलाउड नहीं है। मतलब कि हम लोग यह बोलेंगे कि किसी भी कीवर्ड का यूज हम आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते हैं।
इतना रूल रेगुलेशन हम लोगों को पढ़ना है, और जितना भी प्रोग्राम आज हम लोग देखे हैं सबको हम लोग रन करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो प्रिंटफ और स्कैनफ के ऊपर फिर डिस्कस करेंगे, उसका फिर डेटा टाइप के ऊपर भी डिस्कस करना है हम लोगों को। लेकिन फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है इसको नोट कीजिए और आप कंप्यूटर पर रन कीजिए। आउटपुट बिल्कुल वही आना चाहिए जो हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आउटपुट गलत है इसका मतलब हुआ कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, न कि कंप्यूटर गलत है। कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इस सब को रन करके देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।